नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश में संसद के नए भवन का निर्माण हो चुका है और अब उद्घाटन का समय आ चुका है, लेकिन उद्घाटन से ठीक पहले नए संसद भवन का उद्घाटन कौन करेगा, इसे लेकर देश की राजनीति में विवाद छिड़ गया है। आपको बता दें कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। विपक्ष की कुल 19 पार्टियों ने बायकॉट किया है इस कार्यक्रम का और उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में इसकी जानकारी दी है। विपक्ष का कहना है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से सौख लिया गया है तो हमें नई इमारत की कोई कीमत नहीं दिखती। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता कर यह साफ किया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या विपक्ष अपने फैसले पर अटल रहेगा या फिर बीजेपी संसद की सौगात में विपक्ष को साथ लाने के लिए अपना निर्णय बदलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। केजरीवाल गिरगिट है, बार बार रंग बदलता है और उस गिरगिट का साथ देने के लिए, बढ़ाने के लिए कांग्रेस भी अपना निर्णय नहीं कर पा रही। उसको करना क्या है? खड़गे जी उसका समझ। देश के लिए परम सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नए संसद भवन का राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा और ये संसद भवन दुनिया की बेस्ट पार्लियामेंट में से एक रहेगी। देखिए, बीते कुछ दिनों में जब से हमें ये पता चला कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम सब ने सलाह दी, सुझाव दिए, अपना पक्ष रखा कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को, माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है, इस भावना की पुष्टि होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहाँ सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों, अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। कोई भी ऐसी चीज न हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। इतिहास सब कुछ स्मरण करेगा। पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग का इनॉग्रेशन बॉयकॉट करेंगे, ये सिद्धांत अभी तक मुझे पता चला। कारण ये है कि हम समझते हैं कि ये इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करते तो ठीक होता, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा देश के प्रधान है और पार्लियामेंट का भी प्रधान है, और प्रधानमंत्री केवल लोकसभा में
शासक दल के नेता है, तो क्यों राष्ट्रपति को नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी अपना प्रचार करने चाहते हैं कि वही पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाया। ये हमें अच्छा नहीं लगा, ये संविधान का खिलाफ हुआ। और दूसरी बात है कि पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है 28 मई, जो विनायक दामोदर सावरकर का जन्म दिवस है। सावरकर हिंदुस्तान के आज़ादी के लड़ाई में बहुत वितर्कित कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, क्योंकि उनको ब्रिटिश का अंडमान का सेलुलर जेल से छुटकारा मिला ब्रिटिश को पास। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरला कांग्रेस, मनी, विदुथलाई, चिरुथाईगल, कच्ची, राष्ट्रीय लोकदल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और एमडीएमके, ये वो राजनीतिक दल हैं जो संसद भवन के उद्घाटन का बाइकाट कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या ये लोकतंत्र के लिए सही, क्या ये विपक्षी दलों का बड़ा संदेश नहीं, और क्या इस संदेश को नहीं सुना जाना चाहिए, या इसको हल करने के लिए तत्पर सत्तापक्ष को नहीं होना चाहिए? सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या विपक्ष को उद्घाटन में शामिल किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं 28 मई के उद्घाटन को लेकर। 28 मई की जो तिथि है वीर विनायक दामोदर सावरकर को लेकर। अब ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रपति जो इस देश की प्रमुख हैं, आदिवासी महिला हैं, पार्लियामेंट की कस्टोडियन हैं, आप उनको नहीं बुला रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन कराना तो प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे क्योंकि आप प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन करवाकर एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं। इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों ने तय किया है कि हम इस उद्घाटन में नहीं जाएंगे। अब ऐसे में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी कहा कि संसद की नई बिल्डिंग का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन नहीं करने पर यह उनका अपमान है। ब्रायन ने कहा कि यह भारत के दलित, आदिवासी और वंचित समाज का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, देशबंधु दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी, संजीव निगम, प्रवक्ता आप, आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। संजीव जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या परेशानी है, नई संसद भवन के उद्घाटन का बाइकाट क्यों कर रहे हैं? संसद भवन क्या है? लोकतंत्र का मंदिर है। जब प्रधानमंत्री महोदय पहली बार चुन करके आए थे, आवाज आ रही है हमारी? आ रही। जब प्रधानमंत्री महोदय पहली बार जब चुन करके आए थे, संसद पहुंचे थे, तो उन्होंने अपना शीश नवा करके, झुका करके चूमा था, मत्था लगाया संसद में। तो इसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। तो लोकतंत्र का मंदिर या कोई भी मंदिर सिर्फ जो है उसकी दीवारों से या उसके पत्थरों से मंदिर नहीं कहलाता है। मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जाती है तब उसे मंदिर का दर्जा मिलता है। तो साहब, इसके अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, जब इसके अंदर लोग बैठेंगे, हमारे चुन करके सांसद बैठेंगे और लोगों के लिए सही कानून बनाएंगे, सही बात सुनेंगे और सही संविधान के मुताबिक, जैसा कि संविधान में बाबा साहब ने लिख करके दिया, तब हम इसको मंदिर मानेंगे। 2 बातें हैं, एक तो ये, और दूसरा पहलू, राष्ट्रपति महोदया जो हमारी वर्तमान में है,
द्रौपदी मुर्मू जी है, वो प्रथम नागरिक है देश की। अगर आप उनको बुला करके उनके कर कमलों से करवाते तो कितना अच्छा रहता। बाकी आपके पास तो दलीलें बहुत है, उसकी आवश्यकता नहीं। आपके पास हर बात का जवाब है, तो उस बातों से मतलब नहीं। अगर आप ऐसा करते तो बहुत अच्छा होता। आप नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी। और अभी आपने देखा होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अंदर 5 जजों की संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया था, लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली सरकार के पक्ष में आया। आपने उस निर्णय को बाइकाट कर करके रात के अंधेरे में आपने ऑर्डिनेंस पास कर दिया। आप उस ऑर्डिनेंस को जब आप पास करवाएंगे लोकसभा राज्यसभा से तो क्या आसानी से पास हो जाएगा? 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में, और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जो मुखिया है पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब है, दूसरे सब जगह जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसा काम न करें इस मंदिर में बैठ करके, जो कि समाज के लिए, लोगों के लिए मतलब बजाय हित कर जब जाए अहित कर साबित हो। तो इस मंदिर का मतलब तो आप समझिए, उसका सिर्फ दीवारें और पत्थर नहीं हुआ करती है साहब। ठीक है। देशबंधु दीक्षित जी, क्या परेशानी है भाई, क्यों नहीं आ पा रहे हैं सब लोग एक मंच पर आए और अच्छा काम हो, लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और सब लोग उसमें नहीं आए तो ये ठीक नहीं लगता। क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा कि सब लोग एक साथ आएंगे? ठीक है, मैं आऊँगा आप पास। आरबी उपाध्याय जी, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है कि भाई सब लोग आ जाएं और सब लोग एक मंच पर बैठें और उद्घाटन में शरीक हों? क्यों नहीं हो पा रहा है ये सब चीजें? देखिए, राजनीति और श्रेय लेने की होड़ 2 चीजें हैं जो रोकती हैं। अन्यथा नई संसद भवन जो बनी है देश के पैसे से बनी है, देश के कोष से बनी है, और विपक्ष अगर मांग कर रहा है कि भाई राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन कराना चाहिए। देखिए, संवैधानिक पद है, देश की प्रथम नागरिक हैं, मान लेना चाहिए सत्ताधारी दल को, और माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन कराते हैं। एक मैसेज भी अच्छा जाएगा कि भाई लोकतंत्र के मंदिर का, वैसे तो जो मंदिर होते हैं, मंदिरों में आप दलित आदिवासी उन सबको नहीं आने देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। कम से कम लोकतंत्र का मंदिर ही सही, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया, जो कि एक वर्ग विशेष से हैं, देश की प्रथम नागरिक हैं, संवैधानिक पद है। लेकिन फिर बात वहीं आती है श्रेय लेने की कि भाई किसको श्रेय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए या राष्ट्रपति को मिलना चाहिए। अन्यथा मैं नहीं समझ रहा हूं कि इसमें कोई कंट्राडिक्शन की जरूरत है या कोई विवाद उत्पन्न करने की जरूरत है। कि राष्ट्रपति को किसने बनाया? राष्ट्रपति को माननीय प्रधानमंत्री या सत्ताधारी दल ने बनाया जी। तो सत्ताधारी दल की भी गरिमा बढ़ती है और एक मैसेज जाता समाज में, एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन उनकी अपनी क्या सोच है, वो किस तरीके से प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, उन्होंने ये निश्चय किया है। और देखिए, परिवार हो या लोकतंत्र हो, संसद हो, देखिए सब मिलजुल कर काम करते हैं। एक परिवार है, परिवार के सभी लोग मिलजुल कर परिवार की उन्नति के लिए काम करेंगे तो परिवार ज्यादा प्रगति करेगा और उन्नति करेगा। लेकिन आपसी खींचतान में कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि नुकसान जनता का ही होता है। चाहे वो अध्यादेश की बात कर रहे हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल की बात कर रहे हैं, बात तो जनता से जुड़ी है। और जनता की सेवा के लिए जब आप जनता के सेवक हैं तो जनता की सेवा करना सबका उद्देश्य है और सबका एक ही प्रयास होना चाहिए कि भाई किस तरीके से जनता की ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से सेवा हो सकती है। ऑब्जेक्ट थोड़ा क्लियर है, ये राजनीतिक संदेश भी यही है, लेकिन उससे इतर बहुत सारे काम देखने को मिलते हैं जिससे राजनीति होती है। फिर राजनीति का जन्म होता है, राजनीतिकरण होता है। देखिए, ये जो संसद भवन है देश की गरिमा है। अभी तक ये कहते थे कि हम अपना एक
पार्लियामेंट तक नहीं बना पाए हैं। अब देश का अपना पार्लियामेंट है, देश का अपना बनाया हुआ पार्लियामेंट है, देश को भी गर्व है, लोकतंत्र को भी गर्व है और हम सबको गर्व का विषय है जी। और वैसे भी काफी समय हो गया, वहां उतना स्पेस नहीं था और फिर समय और टेक्नोलॉजी ऐसे बदलती रहती है और बदलाव प्रकृति का नियम है। जब प्रकृति का नियम ही बदलाव है तो बदलाव का स्वागत होना चाहिए, नए संसद भवन का भी स्वागत होना चाहिए, तहे दिल से स्वागत होना चाहिए। सभी देशवासियों को, सभी राजनीतिक दलों को उसका स्वागत करना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। तो देखिए, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी और ज्यादा होती है। जब आप सत्ता में हैं तो सबको साथ लेकर चलना, विपक्ष को साथ लेकर चलना सत्ताधारी दल का कर्तव्य होता है, एक फ्लोर मैनेजमेंट होता है। अब विगत लंबे समय से देखा जा रहा है कि पहले मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे। पार्लियामेंट में बहस हो रही है, कुछ भी कह रहे हैं, पार्लियामेंट से बाहर आपसी कोई मनभेद नहीं होता था, सब प्यार से मिलते जुलते थे, भाईचारा होता था, सब मिलकर देश के लिए काम करते थे। लेकिन विगत लंबे समय से देखा जा रहा है कि मनभेद पैदा हो गए हैं, एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष को नहीं देखना चाहता, विपक्ष सत्ता पक्ष को नहीं देखना पाता जी। तो देखिए क्या है, आप भाईचारे की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, अरे संसद में ही सबका साथ हो नहीं है तो जनता में कैसे मैसेज जाएगा कि भी सबका साथ और सबका विकास होगा। कम से कम संसद में तो ये उम्मीद की जाती है कि भी सभी लोग मिलजुल कर देश की प्रगति के लिए और संविधान के तहत जो भी कार्रवाई है वो करें। संविधान सर्वोपरि है, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, आज आप सत्ता में हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं कल वो सत्ता में थे, कल कोई और सत्ता में आएगा, आने जाने वाली चीज है सत्ता जी। परमानेंट किसी के पास सत्ता नहीं रही है, वो राजा महाराजा नहीं रहे, उनका भी समय चला गया, एक दौर होता था, एक दबदबा होता था। ये सोच के अगर सब चंद्रशेखर काम करें तो मैं समझता हूं देश का भी भला होगा और जनता का भी भला होगा। राजनीति करिए लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर करिए, ठीक है, और जनता से जुड़े मुद्दों पर करिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जनता से जुड़े मुद्दे हैं जी, उन पर खूब राजनीति करिए, एक से एक अच्छा प्लान लाइए, इंप्लीमेंट करिए जिससे जीवन स्तर सुधरे, और जीवन स्तर सुधारने की बात होगी तो वो प्रासंगिक होगी। जनता को भी लगेगा कि भी जो राजनीतिक दल है, जो राजनेता हैं, उनकी चर्चा के केंद्र बिंदु में मैं ही हूं, मैंने ही सरकार को चुना है, चाहे वो सांसद विपक्ष का है या सत्ता पक्ष का है। चुना तो इस देश की संसद, चुना तो इस देश की जनता ने है, तो इस जनता के प्रति हम सबका आरबी उपाध्याय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस समय हम सीधे महाराष्ट्र लिए चल रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं उद्धव ठाकरे से मातोश्री में। पहिले थोडं मराठीमध्ये बोलतो। अरविंदजी, मानसाहेब आणि आपचे सगळे प्रमुख नेता गेल्या काही दिवसात दुसऱ्या वेळेला मातोश्रीत आलेले आहेत आणि एक गोष्ट नक्की की नातं जपण्यासाठी शिवसेना आणि मातोश्री प्रसिद्ध आहे। काही लोक केवळ राजकारण करतात, पण आम्ही मात्र राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन नातं जपत असतो। अरविंद जी, आप आए हो, मैं यही कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए हो। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है, स्वाभाविक है
आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा। और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूं आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। और जैसा अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 निकाल दिए हैं। एक तो शिवसेना के बारे में है और दूसरा दिल्ली के बारे में, दिल्ली के विषय में। प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा महत्व जो भी लोक प्रतिनिधि होते हैं उनका होना चाहिए। और आप मतलब अरविंद जी भी है और आप पार्टी भी है, सरकार भी दिल्ली की है। उनके मैं साइड से नहीं कहता कि, लेकिन उनके बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने काय म्हणे त्याला वटहुकूम, अध्यादेश लाया। तो ये कौन सा जनतंत्र है? ये तो लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने लोग हैं, अपना प्रतिनिधि उन्होंने चुना है, तो उनको कुछ अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो फिर शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में, स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे। वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं। बाकी की जो बातें हैं मैं अरविंद जी आपको कहूंगा कि आप विस्तार से कहे, नहीं तो मैं ये सारी बातें कह दूंगा तो आपको कहने के लिए कुछ बचेगा। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं आज यहाँ आने के लिए। मैं उद्धव जी का, उनके पूरे परिवार का और उनकी पार्टी का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हम जो लोग आए हैं सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इतना उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है। तो जैसा उन्होंने कहा, मैं भी उन्हें कहना चाहता हूं कि हम भी रिश्ता निभाने वालों में हैं। आपके साथ रिश्ता बनाया है तो पूरी जिंदगी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, दोस्ती का रिश्ता। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग अस सो वार्मली। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों के लिए। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमारी सरकार बनते ही मोदी सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली एक छोटा सा नोटिफिकेशन पारित करके। फरवरी 2015 में सरकार बनी और मई के अंदर 3 महीने में नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। 8 साल दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए। जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के जो जनता मांगे वो काम कर सके, जनता के प्रति जवाब दे तो चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। इसका मतलब ये साफ साफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। पिछले जिस तरह का इनका रवैया इन लोगों का, हमने पिछले कुछ महीनों में ये भी देखा कैसे इन लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों को किस तरह से ये लोग गाली देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। जिस तरह से इनके लोग जजों के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं। इनके लोग जजेस को, रिटायर्ड जजेस को एंटी नेशनल बोलते हैं। तो इनका जुडिशरी पे इनका कोई वो नहीं है। अब इन्होंने एक मैसेज दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी फैसला दे, हम नहीं मानते, हम ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट देंगे। ऐसे हमारा देश कैसे चलेगा? ऐसे तो हमारा देश नहीं चल सकता। और ये जनतंत्र सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते और ये जनतंत्र को भी नहीं मानते। शिवसेना तो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है। किस तरह से भारी बहुमत, कहीं ना कहीं वही बात कि विपक्ष लगातार
ये मांग कर रहा है कि कैसे उनके अधिकारों पर कुठाराघात नहीं हो, उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाएं और विपक्ष की भूमिका बजाय कमजोर करने की। आरबी उपाध्याय जी, मैं आऊँगा सीधा आपके पास। आपने देखा होगा, सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी जो भी कह रहे थे। क्या लगता है कि विपक्ष पूरा इस प्रयास में जुटा है कि एक कहीं ना कहीं अब एक थोड़ा सा कहीं किसी मुद्दे पर एक होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि संसद के उद्घाटन में विपक्ष नहीं होगा तो फिर क्या मजा है, बताइए लोकतंत्र का। देखिए, बिल्कुल विपक्ष एकजुट होगा तो अपनी बात मजबूती से रख पाएगा। प्रयास हमेशा होते रहे, इतिहास गवाह है, विपक्षी एकता की बात होती रही, लेकिन जो इतिहास है उसका अनुभव है वो अच्छा नहीं रहा। देखा गया है एकजुट हो भी जाते हैं, फिर 2 दिन बाद आपस में वही टांग खिंचाई होती है और फिर अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए गठबंधन भी बहुत ज्यादा नहीं चलते हैं। जब तक फायदा है तब तक ठीक है। जिस दिन गठबंधन में किसी एक को फायदा नहीं हो रहा, वो गठबंधन को तिलांजलि दे देता है, यानी अपने हित सर्वोपरि है। वहां भी जनता सेकेंडरी हो जाती है। मैंने देखा कि नेताजी एक दल छोड़ रहे हैं, वहां से दूसरा दल ज्वाइन कर रहे हैं और उसको जनता को बीच में ले आएंगे, भाई मैं तो जनता के हित में कर रहा हूं। और जनता को खूब पता है कि नेताजी के अपने हित हैं। उन्हें मलाईदार पोस्ट चाहिए, बेटे को टिकट चाहिए, परिवार को आगे बढ़ाना है, यानी रीजन बहुत सारे होंगे। लेकिन जब सार्वजनिक मंच से बोला जाएगा तो यही बोला जाएगा कि जनता के हित में मैंने ये फैसला लिया है। अरे भाई, अब तक किसके हित में था फैसला? अब तक क्या अपने हित में फैसले ले रहे थे? अब हृदय परिवर्तन हो गया। बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूं विपक्ष एकजुट होगा तो सत्ता रूढ़ दल है उस पर दबाव बनेगा। देखिए, कुछ बेसिक प्रश्न है जी, जो प्रश्न उठ रहे हैं संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जो रवैया है वो ठीक नहीं कहा जा सकता। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का सबको सम्मान करना चाहिए, उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए, उसे सिरोधार्य करना चाहिए। लेकिन जब आप खुद नहीं मानेंगे तो जनता में एक गलत मैसेज जाता है। ठीक है, एक बार अब सुन लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। आरबी उपाध्याय जी, देशबंधु दीक्षित जी, क्या लग रहा है कि विपक्ष पूरा बाइकाट कर चुका है? ऐसे में कहीं ना कहीं एक राय होनी चाहिए किन किन मुद्दों पर, कि अब लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें अगर विपक्ष नहीं आएगा तो फिर स्वस्थ परंपरा का जन्म कैसे होगा? बहुत बहुत धन्यवाद त्रिशूल जी, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में प्रतिभाग करने का अवसर दिया। देखिए, बात विपक्ष की, अब मैंने सभी लोग को सुना, मैं चाहूंगा 1 मिनट मुझे दें आराम से। लेकिन आप बताइए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और संविधान में आप बताइए केंद्र शासित प्रदेश में सारी शक्तियां जो हैं गवर्नर के अधीन है। इसके अतिरिक्त और भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और दिल्ली पूर्ण राज्य न होने के कारण आप यह बता दीजिए कि केवल विपक्ष जो है अधिकारों की बात करता है। हम भी विपक्ष में रहे, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। वर्षों तक हम विपक्ष में रहे, हमने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका, लेकिन केवल द्वेष फैलाना और नकारात्मक राजनीति फैलाना ही अगर विपक्ष की एकता का प्रतीक है तो मैं इस बात से कतई इनकार करता हूं। और विपक्ष आप देख लीजिए, विपक्ष की एकता की बात करते हैं आप, केवल सत्ता की प्राप्ति विपक्ष की एकता है। कौन है विपक्ष का चेहरा और किसके नेतृत्व में यह विपक्ष की बातें उठती हैं? बताइए, चाहे कलकत्ता की ममता बनर्जी है क्या विपक्ष का चेहरा, कि बिहार में नीतीश कुमार है, या आपके अरविंद केजरीवाल हैं, या और कोई भी है? देखिए, या कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भूतपूर्व से। आप यह बताइए कौन चेहरा है, किसके नेतृत्व में यह 2024 का चुनाव? कोई चेहरा है? केवल सत्ता की जब बंदर बांट आती है तो सारे विपक्ष सारी नैतिकता का तकाजा भूलकर एक कर देते हैं और अधिकारों के हनन की बात करते हैं और क्षरण की बात करते हैं। और जब चुनाव हार जाते हैं तो एक दूसरे पर टीकरा फोड़ के लोकतंत्र की हत्या जैसे आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं। आप बताइए,
देखिए, लोकतंत्र में जीत हार होता है। हम भी जीते, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। 2017 जीते, 2019 जीते, 2022 जीते, और उसके बाद अभी स्थानीय निकाय चुनाव में बहुत बड़ी जीत। तो लोकतंत्र में चुनाव जीत होती है, लेकिन नहीं, आप अपनी जीत को मान रहे हैं। जीत को ये भी मानिए भाई, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, दिल्ली में पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, सब जीत रहे हैं। नहीं तो कर्नाटक की ही जीत, अगर चलिए कर्नाटक की जीत के लिए इनको शुभकामनाएं, ये खुले दिल का नेतृत्व होता है। लेकिन आप बताइए कहाँ लोकतंत्र में लिखा, किस लोकतंत्र में लिखा त्रिशूल जी, वो अभी संवैधानिक तरीके से चुना हुआ प्रधानमंत्री है, किस लोकतंत्र में लिखा है आप बताइए। एक संवैधानिक पद में अभी आपने देखा विदेश में गया और एक दूसरे राष्ट्राध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री ने उनका पैर छू के अभिवादन। अरे सम्मान, आप इतनी आप वार्ता के इतने निम्न स्तर से गाली गलौज पे उतार जाते हैं, यही संविधान आपका है। इसी के भरोसे से आप नैतिकता की बात करते हैं और हक अधिकारों के हनन की बात करते हैं। आप बताइए, भारत के ही इसी लोकतंत्र ने तो चुना है उसको, और लोकतंत्र तांत्रिक प्रणाली द्वारा चुना गया है, केवल अपने अधिकारों हनन की बात। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ना कि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं और कस्टोडियन राष्ट्रपति हैं, तो अगर उनके द्वारा उद्घाटन हो जाए तो क्या बुराई है? आ रहा हूँ, लेटर लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट भैया, जरूरी था इसलिए आ रहा हूँ जी। देशबंधु जी देखिए, हाँ आपकी आवाज कट रही थी थोड़ा इन सब से। नहीं, मैंने कहा कि लोकतंत्र में इस प्रकार की शब्दावली की बात, आखिर आप बताओ, आप तो एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर के, राज्यपाल के एक अधिकृत शक्तियां होती हैं कि नहीं? नहीं, लेकिन बात यह है कि राष्ट्रपति अगर सर्वोच्च हैं और वो उद्घाटन करें तो ठीक रहे, ऐसा विपक्ष कह रहा है। चलिए मैं आऊंगा आप पास। संजीव जी, क्या लगता है कि हठधर्मिता अपनाई जा रही है और शायद ही ये मानने को तैयार हो सत्तारूढ़ बीजेपी के? शेखर जी, अभी मैं सुन रहा था ये अपने देशबंधु जी को, बहुत बढ़ करके याद दिला रहे थे बार बार कि साहब ये देश दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और सर्वोपरि यहाँ का गवर्नर होता है। आप ये बात तो याद दिला रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि साहब वहाँ पापुआ न्यू गिनी में वहाँ पर जो है उनके राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श किए। आपका आप ये सब बातें, लेकिन आप दूसरी तरफ जो आपको करना चाहिए भाई, अगर वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने पैर छुए तो कम से कम आप अपने राष्ट्राध्यक्ष को शिकेकर कमलों से ये करवा लेते, कितना अच्छा मैसेज जाता। आप यहाँ पर किसको मैसेज दिला रहे हो? तो ये जो दो तरफा बातें हैं, लोकतंत्र का मंदिर क्या होता है, कितनी अच्छी बात कर रहे थे। मैंने सुना वरिष्ठ पत्रकार हमारे आदमी उपाध्याय साहब है, तार्किक डिस्कशन होना चाहिए। उन्होंने अपने बातचीत में बड़ी देर से सुना था, बहुत अच्छे लॉजिकल वे में उन्होंने फैक्ट्स रखे। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर आप चर्चा करोगे, चर्चा करके बिल पास करोगे, ऐसे थोड़ी मनमानी से कर लो। आपने किसानों के लिए बिल पास किया, वहां से जो है कानून बनाया, और बाद में न जाने कितने किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर शहीद होने के बाद उस कानून को वापस लिया, और प्रधानमंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम समझा नहीं पाए लोगों को। अरे आप एक चीज नहीं समझा पाए, 2000 का नोट के बारे में ले लीजिए, अब आप वापस करें साहब बैंकों में जमा करवाइए। आप संसद होती इसलिए चर्चा करने के लिए, जो आपके 302 लोग आए चुन करके सिर्फ वही योग्य नहीं है, उस अंदर जो बैठे हुए दूसरे दलों के लोग हैं या राज्यसभा में है वो भी योग्य है। तो जब सब चर्चा करके उनसे जो निष्कर्ष निकलता है छल करके वो बातें होती हैं, आप बिना चर्चा किए हुए, बिना डिस्कशन करे हुए बिल पास करा देते हो, और बाद में आपको जग हंसाई होती है। केंद्र काला कानून जो किसानों के लिए बनाया आपने वापस किया है, आप बताइए आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये सब चीजें गलत है। अगर आप सिर्फ बिल्डिंगों के साथ साथ जो है, अगर आप परंपरा भी अच्छी डालते तो एक नीचे तक का जो है जो जाता है, एक मैसेज जाता है, संदेश जाता है लोगों के प्रति। लेकिन आपको ये नहीं करना है, तो ये चीजें जो है आपकी दूर तक नहीं चलेंगी। एक सीमा होती है, काफी समय हो गया है 10 वर्ष, और आगे आने वाले समय में इनको चेतावनी में दे रहा हूँ कि अभी समझ जाइए। अब चारों तरफ देश के, आपने देखा हिमाचल प्रदेश में, आपने देखा कर्नाटका में, अभी किस तरीके से जो है
तो आप कहाँ हैं, किस मुगालते में हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, कोई कानून नहीं। अरे भाई कानून, आप अदालत को मानते नहीं है, कमाल की बात है। सुप्रीम कोर्ट को आप मानते नहीं है। उत्तर प्रदेश के हालात देखिए कि साहब एक बदमाश पुलिस की मौजूदगी में दूसरे बदमाश को मार देता है। अरे भाई वो मुकदमा आप अदालत के दरवाजे ले जाइए, अदालत में जो है जो जज बैठे हुए वो जज फैसला करेंगे। आप जज के दरवाजे पहुंच ही नहीं पाते, बाहरी हिसाब किताब हो जाता है और मुख्यमंत्री महोदय बुलडोजर चलवा देते हैं। ये कानून व्यवस्था है, ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। आप लोगों का जो है घड़ा भर चुका है और आने वाले दिनों में आपको इसे भुगतना पड़ेगा, कोई भी हो। पहले जिसने किया था उसे भुगतना पड़ा और आप बात कर रहे हैं आपको लोगों ने इसलिए नहीं चुना था कि आप वही काम करें जो कि पहले की सरकार ने किया था। जो उसने गलतियां की थी आपको सुधारने की आवश्यकता थी, आपने बजाय सुधारने के आप उससे कई गुना जो है गलतियों आप जब डूब गए तो आप कर रहे हैं। तो इससे जो है प्रदेश भी अच्छा नहीं जा रहा और आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। हम जहाँ तक अपनी बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, राष्ट्र देश के लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, तो हम उनके भरोसे पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, कल आपने देखा कलकत्ता गए हुए थे, आज जो है महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। तो हम सभी लोगों के पास जा करके उनसे अपील भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे वाले जो है चुनावों में या जो अगर ये बिल रखा भी जाता है जो कि अभी ऑर्डिनेंस के रूप में लाए हैं, तो उसमें राज्यसभा में इसको कतई पास ना होने दिया जाए। तो तभी इसका मतलब है लोकतंत्र के मंदिर का, वरना तो दीवारें और पत्थर का क्या लेना देना, उसका कोई महत्व नहीं है भाई साहब। ठीक है। आरबी उपाध्याय जी, क्या लगता है बीजेपी मानने वाली है या नहीं है? क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अपने विरोध को जता रहा है, लेकिन बीजेपी उसको स्वीकार नहीं कर रही है। सत्ताधारी दल का अपना विवेक होता है कि वो विपक्ष की बात को माने या न माने, तो दरकिनार कर दे। अब बात होती है कि भी जो आप दलील दे रहे हैं जी, वो दलीलें भी एक्चुअल में, दीक्षित जी ने कहा भी दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट को पता था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। आरबी उपाध्याय जी, सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवा रहे हैं सीधा आपको। अगर उन्हें बुला लिया जाता है तो क्या आप लोग फिर से शामिल? बुला लिया जाता नहीं, उन्हीं से वो यज्ञ जो है उनसे कराना है। देखिए जो ब्राह्मणवाद रहा, जिसकी वजह से हजारों वर्ष तक निंदा हुई, वो क्या थी? मैं खुद एक ब्राह्मण होने के नाते ये बात कह रहा हूँ। ये ब्राह्मणवाद की निंदा ही इसलिए हुई क्योंकि एक जाति विशेष ने अन्य जातियों को कर्मकांड से, यज्ञ से दूर रखा। क्यों दूर रखेंगे? वो हमारे देश की सबसे पहली नागरिक हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। इस देश का हर कानून, हर नोटिफिकेशन राष्ट्रपति के नाम से जाता है, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं जाता है। तो उनके द्वारा ही इस यज्ञ की शुरुआत होनी चाहिए, सबसे ऊंची गद्दी उनको मिलनी चाहिए, वो यजमान होनी चाहिए उस यज्ञ की। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस पे जो केंद्र सरकार के एक मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनका एक बयान आया कि 1975 में इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट नेक्सी का उद्घाटन किया, खुद 1987 में राजीव गांधी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। जब उनकी सरकारों ने ऐसा किया तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? भाई ये तो वही बात हो गई कि आपको हरदीप पुरी जो है, मुझे लग रहा है कि कुछ महीनों में ये कहेंगे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो हमने भी लगाई। ये तो यही बात हो गई। हरदीप पुरी तो कह देंगे। और क्या हरदीप पुरी ये भी कह देंगे कि 1984 में कांग्रेस ने दंगे कराए तो हम भी कराएंगे? क्या कह देंगे सिख होने के नाते हरदीप पुरी ये बात बहुत ही जो है, मुझे लग रहा है कि एक निम्न स्तर की बात है। हरदीप पुरी जी को ये बात बिल्कुल अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी उनके जो करीबी हैं, 3 लोग उनके साथ रहते हैं, सरदेश मिश्रा, अजीत त्यागी और विवेक त्यागी, उनके घरों पे अभी ईडी की छापेमारी चल रही है। देखिए ईडी ने, केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को एक मजाक की वस्तु बना दिया है। मतलब ये हास्यास्पद हो गया है अब कि कोई भी आदमी अखबार पढ़ के अब ये अंदाजा लगा सकता। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आरबी उपाध्याय जी, देखिए सौरभ भारद्वाज, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो यजमान बनना चाहिए उस पर उद्घाटन में यज्ञ वेदी पर वो राष्ट्रपति को होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। पहले जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, एक्चुअल में पूर्ण राज्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है और संवैधानिक संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, उसने बहुत विचार विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय हवा हवाई नहीं होता है। और वो निर्णय भी उन्होंने सिर्फ यही कहा था भाई ट्रांसफर पोस्टिंग वहां की जो स्टेट की चुनी हुई सरकार है वो करेगी, बाकी लॉ एंड ऑर्डर का है, लैंड का है, यानी जो केंद्र के मुद्दे हैं वो केंद्र देखेगा। तो ये कह देने भर से कि भाई दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं और सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत था और उसने बहुत सोच समझकर कोई फैसला दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देना या न मानना आप जस्टिफाई कैसे करेंगे रहा। देखिए विपक्ष मुद्दे तलाशता है। आप जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो भी संसद नहीं चलने देती थी और मुझे याद है जेटली जी ने कहा था कि भाई कई बार संसद न चलने देना भी देश हित में होता है, याद हो तो शायद। और इस ईवीएम के ऊपर नरसिम्हा ने पूरी किताब लिखी थी, नरसिम्हा ने जी, कि भाई ये ईवीएम ठीक नहीं है। फिर आज कैसे वो चीजें बदल गई? जब आप विपक्ष में थे तब पैरामीटर कुछ अलग था, आज आप सत्ता में हैं तो आप अलग पैरामीटर अपना। ऐसा नहीं होता है, पैरामीटर एक ही होता है, चाहे हम सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं। गलत है वो गलत है, सही है वो सही है, तो सही को सही कहना चाहिए। और मैं जो मानता हूं कि दोनों को बैठ के सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई न कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि चीजें आगे बढ़ें, देश आगे बढ़े, नया संसद भवन शुरू हो तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में शुरू और वो सौहार्द बना रहे। तो सौहार्द बनाएगा कौन? मुझे बताएं। भाई किसी को झुकना पड़ेगा, किसी को किसी की बात माननी पड़ेगी, तभी तो। अगर हर धर्मता पर सत्ता दल भी रहेगा और विपक्ष भी रहेगा कि भाई नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, सत्ता पक्ष कहेगा हम भी ऐसा ही करेंगे, तो फिर तो गतिरोध बना रहेगा। और इस गतिरोध को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? कोई तो जिम्मेदार होगा। ठीक है, ये दरअसल हो जाएगा। देशबंधु दीक्षित जी ही बता पाएंगे बेहतर तरीके से। देशबंधु जी, क्या लगता है कि अगर इस तरह नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी विपक्ष को इतना दूर रख रही है, बायकॉट विपक्ष के कहीं ना कहीं विपक्ष साथ लेके नहीं चल रही है, तो हमेशा होता रहेगा और हमेशा तो आप सत्ता में नहीं रहने, जो भी सत्ता में रहेगा वो यही आचरण करेगा। देखिए त्रिशूल जी, लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का सम्मान करना चाहिए। और बड़ी हास्य की बात लगती है त्रिशूल जी, आप बताइए कि अब प्रधानमंत्री आपके नहीं है, प्रधानमंत्री मेरे नहीं है, लेकिन आपको बता दें 9 वर्षों तक जब से 2014 से सत्ता संभाली है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, ये लोग प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं। भारत एक गणतंत्र है और लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री को ये प्रधानमंत्री कहना बड़ी अशोभनीय बात होती है। और ये कृत्य की बात करते हैं, लोकतंत्र की हत्या एक वोट से इन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया। और आप चोर जब सत्ता की लोलुपता है 2004 से 14 तक, जब जो ये देश जो है जब घोटालों की सरकार चल रहा था, तब यही विपक्षी गड़बड़ियां बना के हंस मुस्कुरा के घोटालों पे घोटाले करके रिकॉर्ड नीति बना रहे थे। आज ये लोकतंत्र की दुहाई बताते हैं और सारी संस्थाओं को। आप बता दो, एक कारण बता दो त्रिशूल जी, आप समझा दो। आप भी एक चैनल के प्रतिष्ठित पत्रकार हो, विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम है। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हमेशा सत्तारूढ़ जो सत्ता में पार्टी रहेगी वो विपक्ष को इसी तरह से कहीं ना कहीं दरकिनार करती रहेगी, अगर ये आज से परंपरा शुरू हुई तो। मैं खंडन करता हूँ। आप भी बात बताइए, हम भी सत्ता रहे, हमने भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई। अरे लेकिन आप सत्ता में रह के कहाँ विपक्ष के लिए कहाँ सोच रहे हैं, बताइए। आप संसद को चल नहीं देना चाहते हो, आप भी नहीं चलने देना चाहते। पहली बार ऐसा हमने देखा कि सत्ता पक्ष ने अब गतिरोध पैदा किया। पहली बार ऐसा हमने देखा कि सत्ता पक्ष ने गतिरोध किया सदन चलने में। नहीं, सत्ता पक्ष में ये आपकी गलत बात है। मैं इसको
मैं खंडन करता हूँ। आपके खंडन करने से होता क्या है? देश देख रहा है, पूरा देश जानता है इस बात को। पहली बार ऐसा हुआ, आपकी हर बात थोड़े मानेंगे। नहीं आप कमाल कर रहे हैं आप ये बताइए, आज तक पहली बार देश में ऐसा हुआ, पहली बार देश में ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष ने गतिरोध प्रकट किया। कभी नहीं था, आपातकाल तक इन्होंने लगाया, सारा चीज इनके अपने हिसाब से होता, विपक्ष देश को चलना ही नहीं क्या क्या फर्क है आपातकाल में? क्या फर्क है आपातकाल में और आज जब 19 पार्टियां आपका बाइकाट कर रही हैं, आप मान ही नहीं रहे बात को? कोई देखिए, कोई आप अपनी बात से एक पटल पे रखिए, एक तरीका होता है। हाँ। केवल आप बता कौन तरीके से आप सुन रहे हैं? किसी तरीके से सुन नहीं रहे ना आप। तब आप सहमत हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने के लिए आप सहमति प्रदान कर रहे हैं। आप मीडिया के होके, अरे भैया सुनिए सुनिए, आप सुनिए देशबंधु जी, आपके दबाव में पत्रकारिता नहीं की जाएगी, समझे? और आपके दबाव में डिबेट नहीं की जाएगी, और आप जो कहेंगे मैं वो नहीं बोलूंगा आपसे। प्रेषित कर रहे हैं। नहीं, आपको जो समझना है वो समझ लीजिए, जो समझना है वो समझ लीजिए, आपको जो समझना है वो समझ लीजिए। आपको 19 पार्टियां विरोध कर रही हैं, आप जवाब देने को तैयार नहीं है, आप हर बात में अटतरता कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं भाई। और हम सवाल पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप इनका विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं बोलूंगा, आप अपने शब्दों को अगर मुझे दबाव बना के कहलवाएंगे तो मैं नहीं कहलाऊंगा। अरे तो आप भी दबाव बनवा के नहीं कहलवा सकते भाई। तरीका होता नहीं, आप बता दीजिए आज तक कभी हुआ है? 19 पार्टियां विरोध कर रही हैं, एक दो कर रही हैं क्या? कैसे? आपने कहा कभी बड़े भाई बन के उनसे? अरे कभी कहा क्या विपक्ष से गले लगाने के लिए? कांग्रेस जब सत्ता में थी तब अटल बिहारी वाजपेयी ऑपरेशन करवाने गए थे, आपने किसको भेज दिया बताइए? आप नहीं ऑपरेशन कराने गए थे तो ये भी तो बता दीजिए, वही इंदिरा गांधी की सरकार थी, अटल जी ने नेतृत्व भी किया था, हम भी सकारात्मक भूमिका में है। आपने किसको गले लगाया विपक्ष के नाम पर बताइए ना? एक पार्टी का नाम बता दीजिए, आप मुझे एक पार्टी का नाम बता दीजिए। आपके कहने से थोड़ी करेंगे भाई। नहीं आप नहीं, देशबंधु जी आपके कहने से नहीं करेंगे। झंडा आपका भी नहीं उठाएंगे, झंडा कांग्रेस का भी नहीं उठाएंगे। जो लोग जनता अपेक्षा करती है वो सवाल पूछे जाएंगे आपसे। देशबंधु जी, जो जनता सवाल करेगी वो पूछे जाएंगे आपसे, बार बार पूछे जाएंगे, आप बार बार पूछे जाएंगे आपसे। उन सवालों को बार बार पूछा जाएगा आपसे, 1000 बार पूछा जाएगा। बात नहीं, आप पैसे पूछिए, ऐसी है आप देशबंधु जी, प्रधानमंत्री हमारे हैं तो राष्ट्रपति भी तो हमारे हैं। हम कब मना कर रहे हैं? नहीं, हम कौन राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं मानना? कौन नहीं मानना है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति? कौन नहीं मानना है प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री? और हमारे मानने न मानने से क्या होता है? संवैधानिक पद तो संवैधानिक पद रहेगा ना। बदलने को तैयार है। हम तो दोनों की बात कर रहे हैं, हम तो दोनों को मान रहे हैं। आरबी उपाध्याय जी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री माने लेकिन राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं माने, ये क्या लोकतांत्रिक विचार है? ये क्या संवैधानिक विचार है? ये क्या सार्वभौमिक विचार है इस देश का? नहीं, देखिए जो वो कह रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री को हम तो मान रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति को भी तो राष्ट्रपति हम ही मान रहे हैं। विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष ये तो नहीं कह रहा कि भी हमसे उद्घाटन करा लो, विपक्ष यही तो कह रहा है। तो देखिए जहां संवैधानिक पद हैं उन संवैधानिक पदों की अपनी एक गरिमा है। मेरे न मानने से चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी। संविधान से देश चलता है, संवैधानिक प्रक्रिया से चलता है और उनकी अपनी गरिमा होती है। पत्रकारिता की अपनी गरिमा है। पत्रकारिता को आप अपनी जेब में रखना चाहें और आप ये चाहें कि जो मैं बोलूंगा वही पत्रकारों को बोलना पड़ेगा, तो वो तो इमरजेंसी में भी नहीं बोला पत्रकारों ने। जब इमरजेंसी लगी थी उसके खिलाफ भी पत्रकारों ने आप गर्दन पे तलवार रख दो तब भी नहीं बोलेगा। खाली छोड़ दिया था। आप क्या चाहते हैं? क्या विरोध नहीं किया इमरजेंसी का पत्रकारों ने? सिर्फ विपक्ष ने विरोध किया था। जहां जरूरत पड़ती है वहां पत्रकार अपना धर्म निभाता है और पत्रकार का धर्म पत्रकारिता है। वो किसी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी राजनीतिक नेता का धरोहर नहीं है पत्रकारिता। हम जनता की आवाज को उठाते हैं, जो जनता में चल रहा है वो प्रश्न खड़े करते हैं। प्रश्न हमारे अपने नहीं होते हैं। मैंने अपने लिए कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया,
हमने जो भी बोला जो जनता के दिमाग में चल रहा है, जनता के बीच में चल रहा है, जनता जो सोच थी हम वो बताते हैं। आप माने न माने, न करें आप जनता का सम्मान, आरबी उपाध्याय जी, न करिए। आरबी उपाध्याय जी, क्या चुनिंदा सवाल पूछे जाएंगे? क्या ये धर्म नहीं है कि जो जनता चाहती है उनको पूछा जाए? क्या नहीं ये धर्म है कि सबसे पूछा जाए किसी एक के बजाय? नहीं है धर्म। पत्रकारिता का धर्म है। और देखिए, जब आप सत्ता में हैं तो आपसे जवाब पूछा जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। जनता ने आपको इसीलिए चुना था, इसीलिए सत्ता देती है जनता। जनता उम्मीद करती है। अब आप उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा दें, पत्रकारों को ऊपर ही आरोप जड़ दें, नहीं, देखिए ये जायज नहीं है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कौन नहीं मानता है? नहीं बोला, आप प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। आरबी उपाध्याय जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं आरबी उपाध्याय जी, देखिए देशबंधु जी, क्या आप प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं? क्या अपमान है भाई इसमें? क्या अपमान है? सवाल पूछने में अपमान हो गया? बताइए, आप सवाल पूछे नहीं जाएंगे? नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री जी कहां से आ गए? यहाँ तो देशबंधु दीक्षित जी बैठे हैं। हाँ? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री को क्यों ले आए? वो ये कहें कि हाँ देशबंधु दीक्षित का कोई अपमान हुआ है प्रश्न पूछ के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नहीं, मैं यह बोलता हूँ, देखिए आप मुद्दे से मत भटकिए। आप यह बताइए, लोकतांत्रिक तरीकों का हनन करके और अनैतिक तरीकों से आप किसी से कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और कोई भी आपकी इच्छा हो तो कोई भी बात कहने का, त्रिशूल जी, एक पटल होता है और एक तरीका होता है। विनम्रता पूर्वक अगर आप बात कहेंगे तो वह सुनी जाएगी। लेकिन आप अगर निम्न स्तर पे आकर आप बता दीजिए, बहुत क्षोभ होता है मन में कि आप वह भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और देश की जनता ने उन्हें चुना है, आप इस प्रकार के। अच्छा, एक बात मैं पूछ लूं आपसे, पूरा ना मानिएगा, एक बात पूछ लूं आपसे। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि जहरीला सांप और ये भी स्वीकार योग्य नहीं है, लेकिन आपके वो जो वासन घोड़ा यतमाल हैं वो कहते हैं विस्कन्या सोनिया गांधी को, तो ये स्वीकार योग्य है? नहीं, बिल्कुल स्वीकार योग्य दोनों ही काम ठीक नहीं है। नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप बता दीजिए, जब प्रधानमंत्री होता है तो वो देश के मान सम्मान के साथ जुड़ा है। बिल्कुल देश का मान है, देश का सम्मान है। इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल जो है कभी भारतीय जनता पार्टी की रीति में कभी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी इस बात में आप जानते हैं कि विनम्रता और शब्दों के चयन में बहुत, लेकिन अभी थोड़ा परिवर्तन हुआ है शब्दों में। नहीं, और आप नहीं, देखिए मेरे पर शब्दों के परिवर्तन में नहीं इस चीज के, लेकिन आप बता दीजिए, 8-9 वर्षों में इन्होंने कभी कहा कि मेरा प्रधानमंत्री नहीं, ये कभी नहीं कहते मेरा प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी का ये बताइए, सुनिए, ये तो यहाँ तक कि वैक्सीन को भी वैज्ञानिकों के, अरे तो अभी भाई आपने क्या किया? आपने क्या किया? बंगला छोड़ा लिया, घर छोड़ा लिया, ट्रक में घुमा रहे हैं, आप भी तो कर ही रहे ना। नहीं, देखिए उस पे अगर चर्चा करेंगे त्रिशूल जी तो बहुत लंबी हो जाएगी। वैक्सीन को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। अच्छे कार्यों की कभी इन्होंने सराहना ही नहीं की। और आप बता दीजिए, 9 वर्षों में कभी भी इन्होंने एक दिन बता दीजिए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका और देश के हित का कोई भी मुद्दा हो, चाहे विदेश नीति का मुद्दा हो, चाहे गृह नीति का मुद्दा हो, कभी भी कोई सकारात्मक बयान इनकी तरफ से आया हो, कभी नहीं। केवल आलोचना करना, और वो भी आलोचना 2 प्रकार की होती, केवल विध्वंसात्मक आलोचना करना अगर एकमात्र उद्देश्य है तो आप कभी देश के बढ़ते हुए देश में अपना योगदान दे ही नहीं पाएंगे। जब तक हम, देखिए, विपक्ष और विपक्ष बनता रहता है, यह भी पक्ष, हम भी विपक्ष में रहे, आज पक्ष में है तो यह भी पक्ष में रहे विपक्ष में, लेकिन लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से चलता है। केवल बेल में आज आके अपनी, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, समय कम है, मैं ये पूछ रहा हूँ सवाल आपसे, ये आरबी उपाध्याय जी से भी पूछूंगा सवाल। मेरा ये कहना है कि वर्तमान में संसद का उद्घाटन हो रहा है, नई संसद का, और सत्तारूढ़ पार्टी ने विपक्ष को बिल्कुल दरकिनार किया हुआ है। क्या हमेशा ये होगा आने वाले समय में देश में कि विपक्ष को दरकिनार किया जाएगा और सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष को देखना भी पसंद नहीं करेगी? तो सत्ता में हमेशा आप नहीं रहेंगे, अलग अलग पार्टियां आएंगी, तो हर पार्टी ऐसा ही करेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए त्रिशूल जी।
और ऐसा नहीं होगा। आपने देखा है विपक्ष का सम्मान है, ऐसा नहीं है। या आपको लग रहा है कि अब कोई आएगा ही नहीं देश में? अरे त्रिशूल जी ऐसा नहीं है। अभी मैं आपके चैनल पे ही अभी पिछले सप्ताह ही स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्रद्धांजलि है, उनको मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का सम्मान करती है और संसद भवन किसी एक का नहीं है, संसद भवन सभी सदस्यों का है, चाहे वो पक्ष के हों, वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व है और वह जनता के नेता बनकर अपनी बात को कहेंगे। बात से तो मैं नहीं कहता हूं कि आपको कहां से जानकारी मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दरकिनार कर दिया है, इस बात को मैं नहीं मानता। जानकारी मिली है, पूरा देश देख रहा है। आपने बंगला छोड़ा लिया राहुल गांधी का। देखिए जानकारी के सूत्र कहाँ से, ये आप त्रिशूल आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार और मेरे बड़े मित्र होके अगर ऐसी बात करेंगे। अरे भाई देखिए, पूछना तो पड़ेगा ना, सवाल तो पूछना पड़ेगा ना आपसे। सब लोग चाहते हैं कि हम सवाल पूछें, तो सवाल पूछना पड़ता है भाई। अगर संसद भवन के उद्घाटन के समय ये सब लोग हो गए तो फिर वही बात त्रिशूल जी, फिर तो बहुत अच्छी बात होगी, आपने 1 घंटे का निष्कर्ष निकाल दिया ये बात कह के। ये बात पहले कह देते। आरबी उपाध्याय जी कितनी अच्छी बात कही है, देखिए। मैं कहना चाह रहा था लेकिन आप सुनना ही नहीं चाह रहे। आरबी उपाध्याय जी कितनी अच्छी बात कही है, देखिए। जवाब दे दीजिए, समय समाप्त हो रहा है। देखिए हम तो सबको सुनते हैं और पूरा मौका भी देते हैं अपनी बात रखने का, तो आपको भी पूरा मौका मिला, हमने भी पूरा सुना। और देखिए यही होता है, होना भी यही चाहिए। आपने सिर्फ ये जो कहा था कि भाई प्रधानमंत्री को नहीं मानते हैं, अरे कोई माने या न माने, वो प्रधानमंत्री हैं। किसी एक व्यक्ति के न मानने से ये नहीं है कि उस पर कोई फर्क पड़ेगा। वो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जब तक चुनाव नहीं होता वो रहेंगे। लेकिन राष्ट्रपति भी संवैधानिक पद है और विपक्ष यही तो कह रहा है कि भाई राष्ट्रपति से करा लो। तो राष्ट्रपति का भी तो अपना एक सम्मान है, बिल्कुल, वो भी तो संवैधानिक पद है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उसमें असंवैधानिक क्या? लेकिन ये कह रहे हैं 28 तारीख आते आते कुछ ना कुछ हो जाएगा समझौता। समय समाप्त हो रहा है। आरबी उपाध्याय जी, संजीव जी, देशबंधु दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दोनों की बात चल जाए, इधर से आंधी चल जाए, उधर से दिया जल जाए। तो चलना आंधी को भी चाहिए, जलना दिए को भी चाहिए। अब देखते हैं 28 तारीख को क्या होता है, दिया जलता है या आंधी चलती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।